क्लास स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 विच इज़ केमिकल बॉन्डिंग। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है प्लस इम्पॉर्टेंट भी है। कहता क्या है चैप्टर की जितने भी अट्रैक्टिव फोर्स बनते हैं, जो भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है एटम्स के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में, वो अट्रैक्टिव फोर्स केमिकल बॉन्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने वाटर लिखा बेटा H2, तो आपको पता है वाटर का एक मॉलिक्यूल है। इस वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो बॉन्ड है। तो कोई भी कंपाउंड आपके सामने दिखता है या मॉलिक्यूल दिखता है, फॉर एग्जांपल अगर HCl है या ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है या ग्लूकोज है, तो इन सब में जो ये एटम्स है इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स आपको देखने को मिलता है, या कोई भी एक आयनिक कंपाउंड ले लो जैसे NaCl ले लो, तो NaCl में Na+ और Cl- होता है। ये आप 10th में ही पढ़ कर आए हैं, तो अभी आपको दोबारा भी सीखना है ये। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें आयंस के बीच में फोर्स होता है। तो जो भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है एटम्स के बीच में, आयंस के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे होता है सुनो। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक फुल ग्लास ऑफ वाटर है, तो इस ग्लास ऑफ वाटर में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो नहीं होगा, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। सो उन सब वाटर के मॉलिक्यूल्स में आपस में फोर्स है, तभी तो वो अलग अलग नहीं है, एक साथ मर्ज है, आपको अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे। तो वो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स है दैट इज़ अ केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड बनते क्यों हैं ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनते हैं? एटम को अपने लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होते हैं। तो एटम वांट्स टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और उनके बीच में केमिकल कॉम्बिनेशन होता है और केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। नाउ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल में करना ऑक्टेट रूल कहलाता है। दिस इज ऑक्टेट रूल। आप लोग को पता है फर्स्ट शेल में 2 होता है, राइट। नेक्स्ट शेल में 8, देन 8, देन 8, फिर लिमिट ही नहीं है, 8 ही रहते हैं सभी शेल्स में इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को करना, अपने शेल्स को कंप्लीट करना और उसके लिए केमिकल बॉन्ड बनाना। पहले तो शेल को कंप्लीट करना, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसमें भर देना, 8 इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा रूल होगा? ऑक्टेट रूल। दीदी फर्स्ट शेल के लिए नहीं होता, ऑक्टेट रूल के लिए हम लोग बस ये 8 इलेक्ट्रॉन एज एन एग्जाम्पल बोल रहे हैं, बट सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि एटम्स का अपने लास्ट शेल को, चाहे वो लास्ट शेल फर्स्ट हो तो उसमें 8 नहीं आएंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना। तो एटम का अपने लास्ट शेल को फिल करना ऑक्टेट रूल कहलाता है। ऑक्टेट यानी लास्ट शेल, उसको फिल करेंगे और उस फिल करने के लिए वो बॉन्डिंग बनाएगा। एटम आयनिक बॉन्ड बना सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, डिफरेंट टाइप की केमिकल कॉम्बिनेशन कर सकता है, और वो उसको जब फिल करेगा तो दैट इज द फॉलोइंग द रूल, ऑक्टेट रूल। आगे पढ़ते हैं क्लास। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ल्यूइस सिंबल। ल्यूइस सिंबल होता क्या है सुनो ध्यान से। पहली बात, ये जो टॉपिक है 10th में बहुत पॉपुलर था, वहाँ पर इससे रिलेटेड 1 मार्क में क्वेश्चन आता है। अभी चांसेस काफ़ी कम है आने के, बट स्टिल यू हैव टू नो। तो होता क्या है, किसी भी एटम का ल्यूइस सिंबल बनाने के लिए उसके वैलेंस में जितने इलेक्ट्रॉन है, ऐसे जैसे मैंने डॉट्स बनाए हैं, ऐसे डॉट्स बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्लोरीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7। मैग्नीशियम का वैलेंस अगर आप देखेंगे तो इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सल्फर क्योंकि ऑक्सीजन के ही ग्रुप में आता है, सेम ग्रुप में ना वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। हमने चैप्टर 3 में ये चीज़ पढ़ ली है, राइट, कि अगर किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो ग्रुप के उन एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन्स में लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो सल्फर में भी 6। दिस इज आवर ल्यूइस सिंबल। इसके अलावा ऑक्टेट रूल की एक डेफिनेशन और है, तो हमने पढ़ ली अभी। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि हर एक एटम ये चाहता है कि मेरा लास्ट शेल पूरा हो, मेरा लास्ट शेल कंप्लीट हो। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं ऑक्सीजन बनाऊँ तो उसकी फर्स्ट शेल में 2 होते हैं और उसकी सेकंड शेल में 6 होते हैं। अभी वहाँ पे हमने उसका ल्यूइस सिंबल बनाया। तो ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 है, तो ऑक्सीजन क्या चाहेगा कि उसको कहीं से 2 मिल जाए। अब वो आप लोगों को पता है कि हाँ वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 6 डोनेट नहीं करता, कर ही नहीं सकता क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं होते। 6 डोनेट करने से अच्छा है वो 2 किसी से गेन कर ले। कुछ एलिमेंट्स गेनिंग नहीं करते, डोनेट करते, जैसे मैग्नीशियम को देख लो। मैग्नीशियम की लास्ट शेल में 2 है। अभी या तो ये 2 डोनेट करेगा या 6 गेन करेगा। बेटा 6 कोई देने वाला नहीं है, इसको बहुत डिफिकल्ट है इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ लेना, तो 2 डोनेट करता है। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो ना डोनेट करते हैं किसी को इलेक्ट्रॉन, ना किसी से गेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन को देखो, कार्बन का ल्यूइस सिंबल इस बहाने बना भी देते हैं।
कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब कार्बन या तो किसी को 4 डोनेट करे या किसी से 4 गेन करे, तो ये दोनों काम ही नहीं करता, ये शेयरिंग करता है। अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर कर देता है, हालांकि वो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट होंगे, अब शेयर कर रहा है तो किसी और के शेयर में भी काउंट होंगे, वो शेयरिंग भी आपको सिखाएंगे। तो मैंने ये लिखा बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स और बाय शेयरिंग, या तो इलेक्ट्रॉन गेन हो या लॉस हो या फिर शेयर हो, इन सब तरीके से अगर कोई भी एटम अपना लास्ट शेल कंप्लीट करता है, ऑक्टेट शेल कंप्लीट करता है, वैलेंस शेल कंप्लीट करता है, इसको भी ऑक्टेट रूल में ही काउंट करेंगे। ये भी ऑक्टेट रूल का ही एक पार्ट है। ऑक्टेट रूल हमने पढ़ा कि लास्ट शेल पूरा होना चाहिए, है ना। वो पूरा कैसे होना चाहिए, या तो भाई आप गेन करो इलेक्ट्रॉन, या लॉस करो, या शेयर करो। अब बच्चों 2 मेन टाइप्स के बॉन्डिंग होते हैं हमारे पास, हालांकि बॉन्ड इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट इस चैप्टर में आपको ये 2 मेन टाइप के बॉन्डिंग्स पढ़ने हैं और इससे बॉन्डिंग से क्वेश्चंस भी आते हैं। सो 2 मेन टाइप के बॉन्डिंग्स हमारे पास होते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू गेट स्टडी विद दिस। सो क्लास, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड क्या होता है? सबसे पहले आयनिक बॉन्ड बनता है बच्चों ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। सो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, एक एटम दूसरे एटम को अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या डोनेट, दोनों होंगे। है एक एलिमेंट गेन कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन और दूसरा एलिमेंट डोनेट कर रहा होगा। NaCl के लिए दिखा रही हूँ मैं आपको, फिलहाल एक और डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 2 अपोजिट चार्ज बनेंगे ना। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊँ, NaCl के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। हमने 10th में इतना तो सीखा है ना कि NaCl में जब इनको देखते हैं तो Na+ का होता है और Cl- का होता है। हर बार बच्चों जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा, एक आपका पॉजिटिव एटम होगा जिसको कैटायन बोलेंगे और एक आपका नेगेटिव एटम होगा जिसको एनायन बोलेंगे। और इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक अट्रैक्शन होगा, इस नेगेटिव और पॉजिटिव एटम के बीच में एक अट्रैक्शन होगा, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इन दोनों आयंस के बीच में कैसा अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसी को आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। तो देखो NaCl में होता क्या है, Na आप सब जानते हैं एटॉमिक नंबर 11 है, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 और थर्ड में 1, एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसके थर्ड शेल यानी कि लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अभी एक है, 8 कंप्लीट करने के लिए इसको 7 चाहिए, बट 7 तो कोई इसको देने वाला नहीं है। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ये चाहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दूँ, मुझे 7 तो कहीं से मिलेंगे नहीं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करता है जिसके पास 7 और उसे 1 की ज़रूरत हो। तो यहाँ पर Na के पास कॉमन एग्जाम्पल है, क्लोरीन लिया मैंने। Na ने क्या करा, Na ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो Na के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया जो Na से आ रहा था। अभी क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना। यहाँ मैंने फिर आपको करके दिखाया कि Na अपना 1 डॉट यानी 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है जिसके पास अभी 7 डॉट्स है और यहाँ देखो 8 डॉट्स हो गए, है ना। तो आपके पास सोडियम पॉजिटिव हो गया, क्लोरीन माइनस हो गया। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, दिस बॉन्ड इज दी आयनिक बॉन्ड। तो अब कभी भी आपको आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए आए कि रिप्रेजेंट करो या शो करो, तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल सिखाया ऐसे ही करेंगे। मैं 2 एग्जाम्पल्स इसके और कराती हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि आयनिक बॉन्ड हम एग्जाम में कैसे शो करेंगे। एग्जाम्पल 2 देखेंगे, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैग्नीशियम ब्रोमाइड में क्या है, एक Mg आपके पास है जिसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैंने इसके 2 डॉट्स बना दिए। ब्रोमीन आपको पता है ये हैलोजन फैमिली है, क्लोरीन की फैमिली में आता है, तो इट हैज़ टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उसको 1 चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने मैग्नीशियम से लिया और इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से लिया। तो मैग्नीशियम के दोनों ही इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो Mg2+ हो गया। और ब्रोमीन कितने दिखाई दे रहे हैं, ब्रोमीन 2 दिखाई दे रहे हैं, पर ब्रोमीन के पास आया 1 ही इलेक्ट्रॉन, है ना। एक ब्रोमीन के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन आया, तो -1 चार्ज है, -1 लिखो या 1 के माइनस लिखो, बात एक ही है बच्चों। तो बस बॉन्ड फॉर्मेशन शो हो गई। दोबारा सुन लीजिए, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो दोनों एक ही ब्रोमीन को नहीं देगा, बिकॉज ब्रोमीन को तो 1 ही चाहिए। तो एक ब्रोमीन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ब्रोमीन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो दोनों पर चार्ज आया -1। इसमें भी -1 आया, -2 मत लिख देना, ये अंडरस्टूड होता है कि 2 एटम है और -1 चार्ज दोनों पे है, ओके। Mg पे +2 है। देखो इसको देखो, कैल्शियम
कैल्शियम सल्फाइड की बात करेंगे, कैल्शियम के पास फिर से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में। सल्फर की बात करें, सल्फर बच्चों ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, 6 इलेक्ट्रॉन्स लेके बढ़ता है, तो इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। तो कैल्शियम +2 चार्ज लेगा और सल्फर पे -2, 2 माइनस चार्ज आया, राइट, 2 माइनस चार्ज, तो आपके पास +2 चार्ज आया -2। तो कैल्शियम सल्फाइड कैसे बना, 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए, सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, बिकॉज ये आपके पास पॉजिटिव है, कैटायन है या एनायन है, दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ऐसे बॉन्ड बना के नहीं दिखाना, यू जस्ट प्लेस 2 एलिमेंट टुगेदर, दैट्स इट, ठीक है। बस आपको ये जरूर दिखाना है चार्जेस क्या आएंगे इसके ऊपर। आगे बढ़ेंगे, कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर आपका आयनिक बॉन्ड डिपेंड करेगा कि अगर आप आयनिक बॉन्ड देखते हैं बनते हुए एटम्स के बीच में, तो क्या क्या चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंटली होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है बेटा कि जो भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब जो कैटायन बन रहा हो, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होनी चाहिए। देखो कम एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन दे दे तो अच्छा है ना, आप एनर्जी उसे बहुत ज़्यादा दे रहे हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ से उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तब भी वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, तो आपके लिए तो वो एटम अच्छा हुआ ही नहीं, क्योंकि जब तक वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा सामने किसी को हम गेन करा नहीं सकते। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही कम होनी चाहिए, इतनी कम कि एटम बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। नेक्स्ट मैं अगर बात करती हूँ तो दूसरा एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और एनायन बन रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत हाई होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होने का मतलब क्या है, हाई नेगेटिवली हाई होनी चाहिए, मतलब एक ऐसा एटम हो कि जब हम उसको इलेक्ट्रॉन जैसे ही दे, जैसे ही आप उसे इलेक्ट्रॉन दे, वो आपको बदले में काफ़ी सारी एनर्जी दे दे, और बहुत सारी एनर्जी तुम्हें देगा, तुमसे लेगा नहीं, तो नेगेटिव एनर्जी होती है। और जितना ज़्यादा एनर्जी देगा उतनी ज़्यादा हाई नेगेटिव वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो ये 2 चीज़ें बहुत ध्यान में रखना, जब भी आप आयनिक बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं तो वो 2 एटम्स में बनता है, जब एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं यानी कैटायन बनते हैं, और दूसरे जो गेन करते हैं वो एनायन बनते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होना चाहिए, और जो गेन कर रहे हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत हाई होनी चाहिए, बहुत नेगेटिव होनी चाहिए। नेक्स्ट है लेटिस एंथैल्पी। लेटिस क्या होता है पहले तो ये जानो, व्हाट इज लेटिस। लेटिस बोलते हैं बेटा स्ट्रक्चर को या क्रिस्टल को, स्ट्रक्चर को या क्रिस्टल को। अगर मैं आपको बताऊं क्लास, आप एक नमक का एक दाना ले, सिर्फ एक दाना नमक, देखा है आपने ग्रान्यूल्स होते हैं, दाने होते हैं, तो नमक का बस एक दाना ले आप, बस एक दाना, और उसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखो, तो आपको ना इसका पूरा एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ऐसे कहीं Na अरेंज होंगे, कहीं Cl, फिर कहीं Na, कहीं Cl, फिर Na, और ये जैसे तो मैंने तो यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया, आपको पूरा इस तरीके से क्यूब फॉर्म में स्ट्रक्चर नज़र आएगा। तो बेटा ये जो क्यूब या क्यूबॉइड फॉर्म में आपको पैटर्न्स नज़र आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स या डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे, ये स्ट्रक्चर होते हैं लैटिस। तो पहले तो आयंस बनेंगे, जो आपने देखा आयंस बन रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, जैसे आपको इधर बताते हैं, जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, सोडियम प्लस बना, क्लोरीन ने गेन किया, क्लोरीन माइनस बना। तो पहले तो आयंस बने, फिर ये आयंस आपस में कंबाइन करके स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं। तो बेटा 1 मोल क्रिस्टल जब बनता है ना, तो आपको एनर्जी मिलती है उसके रिस्पेक्ट में। एनर्जी क्यों मिलती है, क्योंकि देखो कोई कॉम्बिनेशन अगर अपने आप से हो रहा है ना नेचर में, तो तुम्हें एनर्जी मिलेगी, और कोई कॉम्बिनेशन तुम ज़बरदस्ती करा रहे हो, तुम ज़बरदस्ती एटम्स बना रहे हो, खुद की मर्ज़ी से बनवा रहे हो, तुम्हें एटम्स को एनर्जी देनी पड़ती है उस केस में। कोई भी रिएक्शन देख लो, लैब में भी करा रहे हो तो टेस्ट ट्यूब गर्म करनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। पर अगर आयंस अपने आप से कंबाइन हो रहे हैं तो ये तुम्हें एनर्जी देंगे। तो जब ये आपस में कंबाइन होकर एक लैटिस बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और कितना स्ट्रक्चर बन जाता है, 1 मोल स्ट्रक्चर बन जाता है। 1 मोल से ज़्यादा भी बनेगा फिलहाल, क्योंकि डेफिनेशन है तो हमने एक वैल्यू फिक्स कर दी। 1 मोल स्ट्रक्चर बनने में जितनी ज़्यादा हाई से हाई एनर्जी हमें मिलेगी, उस एनर्जी को पहली बात लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी बोलेंगे, और वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई होनी चाहिए, उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू कम होती है तो हमारा आयनिक कंपाउंड बनेगा पर उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने के लिए क्या होना चाहिए, जब 2 आयंस मिलकर एक लैटिस तैयार करें तो उस लैटिस से मिलने वाली एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। फाइन, आगे देखते हैं।
लैटिस एंथैल्पी हाई हो और हमारा एक आयनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड हो, उसके लिए सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि जो आयंस आप लोग कंबाइन करना चाहते हो वो छोटे साइजेस के आयंस हो, बहुत बड़े बड़े साइज़ के आयंस ना हो। खुद ही नोटिस करो, अगर बहुत ही बिगर साइज़ के आयंस होंगे तो इनके न्यूक्लियस के डिस्टेंसेस देख लो आप लोग, बहुत दूर दूर हो जाएंगे आयंस। वही स्मॉल साइज़ के आयंस होते हैं तो उनके न्यूक्लियर डिस्टेंसेस देख लीजिए, उनके डिस्टेंस काफ़ी क्लोज होते हैं। मैंने इंटर आयनिक डिस्टेंस लिख लिया, वहाँ पे ना इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आएगा, दैट शुड बी इंटर न्यूक्लियर। सो क्लास, जितना छोटा एटम होगा उसकी न्यूक्लियसेस उतनी क्लोज होंगी, और जितनी ज़्यादा न्यूक्लियस क्लोज होंगी उतना ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी उतनी ज़्यादा निकलेगी, लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा बाहर निकलेगी। जब ये आयंस आपस में कंबाइन होकर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी बाहर निकालेंगे, तो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तुम्हारा आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो आयंस बहुत छोटे साइज़ की होनी चाहिए, प्लस जो चार्ज है उनके ऊपर वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर एक +1 -1 वाला कंबाइन हो रहा है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट पे +1 और एक एलिमेंट -1, ये कंबाइन हो रहे हैं, वहीं अगर एक में +3 है और एक में -3 है, ये कंबाइन हो रहे हैं, तो ज़्यादा चार्जेस वाले एटम्स जो होते हैं, आयंस जो होते हैं, वो जल्दी कंबाइन होते हैं, प्लस उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी ज़्यादा होता है और वो एंथैल्पी भी ज़्यादा रिलीज़ करता है। आगे बढ़ेंगे कि एक आयनिक कंपाउंड जब बनता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या रहती है। आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो जनरल इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी रहती है। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, पहली बात सभी सॉलिड्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट बनता है। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सारे के सारे सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बोलती हूँ आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत हाई रहता है। बट आप लोग कहोगे नहीं दीदी, सॉल्ट तो पानी में आराम से घुल जाता है। बेटा घुलना अलग है, वो सॉलिबिलिटी है। आपने नोटिस किया जितने भी बच्चों ने लॉकडाउन में केक प्रिपरेशन किया था या केक बनाना सीखा था, जनरली लॉकडाउन में लोगों ने कुकिंग सीखी है, तो आपने देखा होगा जो कुकर में केक्स बनते हैं उसमें ना हम लोग सॉल्ट रखते थे, नमक रखते थे कुकर में बहुत सारा, और जब हम उसे प्रेशर कुकर के अंदर प्लेस करते थे ना नमक को, और उसके ऊपर केक वाला वो वेसल रखते थे केक बनाने के लिए या ढोकला बनाने के लिए, तो भाई नमक मेल्ट नहीं होता, ब्राउन हो जाता है, अपना टेक्सचर बदलता है, कलर बदलता है, बट इट डजंट मेल्ट। तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इतनी आसानी से मेल्ट नहीं होता। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पानी में घुल जल्दी जाते हैं, तो पानी में घुलना सॉलिबिलिटी कहलाता है, वो मेल्टिंग नहीं है। पानी में क्यों घुलते हैं ये भी सुनो बेटा, जितने भी कंपाउंड्स में चार्जेस होंगे ना, ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे, इन्हें पोलर बोलते हैं। और बच्चों आपका वाटर भी पोलर होता है, वाटर भी पोलर नेचर का है। जो सब पोलर कंपाउंड्स हैं, जो सब पोलर कंपाउंड्स है वो वाटर पोलर है, उसमें डिसॉल्व होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नमक आपको पता है, नमक इलेक्ट्रिकल कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट मेक श्योर वो एक तो पानी में घुला हुआ हो या मेल्टेड हो, पिघला हुआ हो। ठीक है, आपको पता है ना 3 इडियट्स देखिए सब लोगों ने, सॉल्ट वाटर इज अ गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सॉल्ट नहीं है, सॉल्ट वाटर है। इट शुड डिसॉल्व इन वाटर और इट शुड बी मेल्टेड, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो चाहे सॉल्ट हो या कोई भी आयनिक कंपाउंड हो, सबके सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, गुड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होते हैं। बट या तो वो किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो, वाटर में या किसी भी और सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो, या फिर वो मोल्टन स्टेट में हो, मेल्टेड स्टेट में हो। ठीक है, मैक्सिमम हम लोगों ने कर लिया, आज हम लोग यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं क्लास में आपको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना सिखाती हूँ।